तो पूरा भारत बहादुर की तरफ चल चुका है। चलो बुद्ध की ओर और साथी चलो बुद्ध की ओर। भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर, तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम। नमस्कार, मैं मंगलेश्वर और हम आज बात करेंगे केजरीवाल सरकार की। केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं राजेंद्र गौतम जी, उनको मतलब केजरीवाल ने इस वजह से अलग कर दिया है कि उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं थी, उनका वाचन किया था दिल्ली में। तो आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर की जब बात आती है तो एक तरफ केजरीवाल बाबा साहेब की बात करते हैं और भगत सिंह की बात करते हैं, फ़ोटो भी उनका हर उसमें स्पीच में पीछे रहता है। लेकिन क्या सिर्फ फ़ोटो लगाने से ही बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को मतलब लोगों तक पहुंचाया जा सकता? बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर जानना होगा तो उनके विचारों को, उनके आदर्शों को भी अपनाना पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे आपसे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कई पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर आप पार्टी हो, क्यों बाबा साहेब को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाती हैं। तो हमारे साथ देवेश चौधरी जी हैं। देवेश चौधरी जी दलित चिंतक हैं और तीसरा पक्ष के संपादक भी हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये जो राजेंद्र पाल जी के साथ जो घटना घटी है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल मतलब कुल मिला के बाबा साहेब को सिर्फ चुनाव के लिए मुद्दा बना रही हैं? देखिए मंगलेश जी, आपने बहुत ही सामयिक और एक प्रासंगिक प्रश्न को उठाया है और पूरा देश इस समय इस विमर्श के केंद्र में है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एकमात्र दलित मंत्री जो उनके मंत्रिमंडल में थे राजेंद्र पाल गौतम, उनसे इस्तीफा क्यों लिया। उनसे इस्तीफा लिया चूँकि उन्होंने 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, जिसमें लगभग 10,000 लोग शामिल थे। वहाँ पर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन किया है। वो 22 प्रतिज्ञाएँ क्या हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब धम्म दीक्षा ली थी, तब उन 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन हुआ था और प्रतिवर्ष धम्म दीक्षा दिवस पे उन प्रतिज्ञाओं का वाचन भी होता है। आज भी नागपुर में और आज भी नागपुर में है और शिलालेख पे अंकित भी है वो। और भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो वॉल्यूम प्रकाशित किए गए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य प्रकाशित किया गया है, उसमें भी उन 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र है। 22 प्रतिज्ञाओं से मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत मान्यता का विषय है, ना कि इससे किसी धर्म की या किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं। मैं इसके पहले एक महत्वपूर्ण सवाल पे आना चाहूँगा आपसे। चूँकि राजेंद्र पाल गौतम ने जब धम्म दीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अनुसांगिक संगठनों के द्वारा उनका जो खुलकर विरोध किया गया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, और बाकायदा मीडिया ने, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम सवर्ण मीडिया कह सकते हैं, जिसको हम मनुवादी मीडिया कह सकते हैं, हम हैं जिसको हम गोदी मीडिया कह सकते हैं, आप उसको विभिन्न प्रकार के संज्ञा सर्वनाम विशेषण दे सकते हैं, उसके द्वारा पूरे मामले को इस तरीके से बदनाम किया गया कि जैसे किसी भी तरीके से ये जो है एक समुदाय विशेष या धर्म विशेष के अनुयायियों का अपमान किया गया। तो उससे डिफेंसिव होके अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया। ये इस्तीफा तो ले लिया एक अलग बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो राजेंद्र पाल गौतम हैं, उन्होंने जिस तरीके का साहसिक कदम उठाया था, बाद में उन्होंने अपनी भीरुता का परिचय दिया और उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय था और मैं अपने नेता को किसी भी तरीके से संकट में नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं जो है इस्तीफा दे रहा हूं। सीधे सीधे उनको यह सवाल करना चाहिए था कि जब आप मुझसे सिर्फ 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करने मात्र से इस्तीफा ले सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया जो है, जो उप मुख्यमंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, वो आबकारी घोटाले में लिप्त है। जो उनका मंत्री जैन है, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो कि 4.5 महीने से जेल में है, जो कि बाकायदा फेमा और आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में आरोपी है, उससे इस्तीफा नहीं लिया उन्होंने। वह जो है जब इस्तीफा लेने की बारी आई तो उनको एक दलित मंत्री दिखाई दिया। तो इससे जो है जो गिरगिट वाला रवैया है अरविंद केजरीवाल का, वह जो है देश के सामने उद्घाटित हो गया, जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है आरएसएस का एक छोटा पैकेज है और ये पूरी तरीके से कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं उनको कमजोर करने के लिए इसको खड़ा किया गया है। क्योंकि सभी को पता है कि अन्ना हजारे आरएसएस का पुष्टवाय है और आरएसएस का पुष्टवाय होने के नाते अन्ना हजारे का जो है एक किस्म का
आप उत्तराधिकारी कह लीजिए या उसका पोस्टर बॉय जो है वो केजरीवाल है। तो इसलिए ये जो है ये पूरा मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है। अभी आने वाले महीनों में मतलब जैसे गुजरात चुनाव भी है, फिर अगले साल मध्य प्रदेश के भी चुनाव है, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो इसका प्रभाव क्या दलितों पे आम आदमी पार्टी में पड़ेगा और दलित क्या आम आदमी पार्टी को अपना पाएंगे या उसको सहयोग करेंगे? मंगलेश जी के इसी साल नवंबर में गुजरात विधानसभा के चुनाव होना है, हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव होना है। दोनों राज्यों में दलितों की अच्छी खासी तादाद है और दोनों राज्यों में दलितों का उत्पीड़न भी काफ़ी स्तर पे है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में दलितों के साथ आज भी भेदभाव होता है और गुजरात का ऊना कांड तो लोग भूले भी नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि वहाँ पे कांग्रेस को अपदस्थ करके एक ताकत के रूप में जो तैयारी चल रही है वर्षों से आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ हम बीजेपी के मुकाबले में हैं, हिंदू वोटर हमसे नाराज ना हो जाएं, बहुसंख्यक वोटर हमसे नाराज ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने जो है इस तरीके से उन्होंने इस्तीफा लिया। और न केवल उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा लिया, बल्कि उन्होंने बकायदा गुजरात जाके जय श्री राम के नारे लगाए हैं। और आपने देखा होगा हनुमान जयंती पे जो है बढ़ चढ़ के भाग लेना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये केजरीवाल का दोगले चरित्र को दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति यदि बाबा साहब की फोटो अपने कुर्सी के पीछे लगा लेता है, भगत सिंह की फोटो अपने कुर्सी के पीछे लगा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उनकी विचारधारा को मानने वाला है। ये भी होता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। और ये बात जो है केजरीवाल के मामले में उद्घाटित हो गई है कि पंजाब में, चूंकि पंजाब प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत में सबसे ज़्यादा दलितों की आबादी है, वहां दलितों के वोट आपको लेना था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के आपने वहां पे चित्र का इस्तेमाल किया, भगत सिंह के चित्र का इस्तेमाल किया। और दिल्ली में जो है आपने जो है अम्बेडकर म्यूजिक के नाम से, अम्बेडकर म्यूजिकल प्रोग्राम के माध्यम से जो है वहाँ के दलितों को लुभाने का काम किया। लेकिन इससे 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करने मात्र से यदि राजेंद्र पाल गौतम को आपने मंत्रिमंडल से यदि निकाल दिया, तो इससे यह पता चलता है कि यह पूरी तरीके से जो है एक ब्राह्मणिकल एजेंडे पे काम करने वाला व्यक्ति है। और ये जो हम लोग जो शुरू से जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोपों की इस तरीके के कृत्य ने पुष्टि कर दी है कि अरविंद केजरीवाल जो है लोकतंत्र के लिए, इस संवैधानिक समाज के लिए भविष्य में RSS से भी ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति है। नहीं तो क्या ये जो गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, फिर अगले साल मध्य प्रदेश कई राज्यों में भी हैं, तो क्या इससे नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को? दलित उसको मतलब वोट दे? देखिए, जैसा कि सोशल मीडिया में मुहिम चल रही है कि गुजरात के दलितों ने और दलित संगठनों ने कह दिया है कि केजरीवाल जी यदि 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन करेंगे तो ही उनको दलितों का वोट मिलेगा, अन्यथा वोट नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में इनकी शुतुरमुर्गी वाला रवैया तैयार हो गया है। तो यदि इनको दलितों के वोट चाहिए है तो निश्चित रूप से इनको ये बताना पड़ेगा कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो इस्तेमाल करके आप दलितों के वोट हासिल करना चाहते हो। इनको अपना पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है ये इनको स्पष्ट करना होगा, तभी इनको वोट मिलेगा। तो मुझे अब यह लगता है कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जो है आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम यहाँ व्यक्ति नहीं है, दरअसल अब वो एक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये पूरे जो है अम्बेडकर समाज का अपमान करने का काम केजरीवाल ने किया है। जैसे गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में केजरीवाल चुनाव प्रसार कर रहे हैं और अभी बीच में हुआ था कि एक दलित वाल्मीकि लड़का था, उससे जब बात करी थी तो उसको बाकायदा उसके परिवार को मतलब हवाई जहाज़ से बुला के दिल्ली में उसको घर पे भोजन कराया। तो ये क्या लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है? दरअसल ये वही प्रकार के चूचले हैं, जैसे कि बनारस में जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के सफाई कामगारों के पैर धोते हैं और उनके साथ फोटो सेशन करवाते हैं। तो ये दरअसल ये मोदी जी का छोटा रिचार्ज कूपन है केजरीवाल। और आप गुजरात के वाल्मीकियों को लाके हवाई यात्राएं करा के, भोजन करा के, अगर आप ये सोचते हो कि आप जो है दलित बंधु की भूमिका निभाओगे, दीन बंधु की भूमिका निभाओगे, तो हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए मंगलेश जी कि आज भी सीवर में काम करने में दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कामगार समुदाय के लोगों की मौत हो रही है। उनको कोई मुआवजा देने के बारे में कोई इनके पास रूपरेखा नहीं है। आज भी जो है जो दिल्ली मॉडल जिसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है, वहाँ स्थिति यहाँ पे यह है कि आज भी वहाँ पे दलितों की जो है स्थिति नारकी है। वहाँ पे आज भी उनकी बस्तियों में जो है जो आपको कहना चाहिए पेयजल है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसका अभाव है।
और पूरा तरीके से उसको मीडिया में लाखों के करोड़ों के विज्ञापन दे के उन राज्यों में भी विज्ञापन आम आदमी पार्टी दे रही है जहां पे निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, तो दूसरे राज्यों में। तो ये जो है ये दलितों के विकास में यदि यह पैसा खर्च होता, उनकी बस्तियों के उद्धार में यह पैसा खर्च होता, तो निश्चित रूप से ये आम आदमी पार्टी एक लैंडमार्क काम कर पाती। लेकिन चूंकि ये भी जो है औरों की तरह है, इसका उद्देश्य भी जो है सत्ता को पाना और सत्ता की मलाई खाना और आरएसएस के एजेंडे को और हिंदुत्व को मजबूत करने का काम करना है। इसलिए केजरीवाल जो है निश्चित रूप से ये आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि यह राजनीति का चाल चरित्र चेहरा बदलने आया है। दरअसल यह राजनीति को और पूरी तरीके से घृणित करने के लिए ही इसने राजनीति में कदम रखा हुआ है। अच्छा, जैसे केजरीवाल हर चीज़ में बात करते हैं कि बाबा साहेब ने एजुकेशन पे ज़्यादा बल दिया, वो बात भी करते हैं कई जगह स्पीचों में, अपने बाबा साहेब का नाम लेते कि बाबा साहेब ने एजुकेशन के लिए बात की, तो वो अपना दिल्ली मॉडल बताते हैं हर जगह। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली मॉडल बनने से क्या दलितों का या फिर अन्य जो वर्ग के लोग हैं उनको फायदा हो पाएगा? देखिए मंगली जी, पहले तो हम इस ग्रंथि और इस कॉम्प्लेक्स से मुक्त हो जाएं कि दिल्ली मॉडल है क्या। दिल्ली मॉडल दरअसल कुछ नहीं है, मीडिया का बनाया हुआ एक माया जाल है, एक इंद्रजाल है। उससे हमको मुक्त होने की जरूरत है। ये दरअसल सागर उनका, साकी उनकी, आंखें अपनी, बाकी उनका वाली बात है। ये कुछ नहीं है। दिल्ली मॉडल दरअसल एक छलावा है। इसमें ना दलितों का किसी भी तरीके का प्रतिनिधित्व है। आप ये देखिए कि आप जिस दिल्ली मॉडल की बात करते हो, आपने राज्यसभा में जो है एक भी दलित को भेजा क्या? राज्यसभा में आपने पूंजीपतियों को और सजाती लोगों को आपने भेजा। और जो लोग आपको पार्टी को चंदा देते हैं, इन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रकार की जो सरकारी सुविधाओं का उपभोग नहीं करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि विधायकों का इन्होंने वहां पे मानदेय बढ़ा दिया। आज भारत में सबसे ज़्यादा मानदेय जो है दिल्ली में है विधायकों का। आप ये देखिए कि ये वो तमाम सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं जिन सुविधाओं को त्यागने के लिए इन्होंने राजनीति में बड़े बड़े वादे किए थे। तो दरअसल इनकी कथनी करनी में शुरू से अंतर रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो केजरीवाल है, दरअसल ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रायोजित उत्पाद है, ये उनका प्रोडक्ट है। और ये रॉकफेलर ट्रस्ट और फोर्ड फाउंडेशन का एक किस्म का ये कह लीजिए कि प्रोडक्ट बाय है। और उसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि भारत में हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कैसे प्रवेश दिलाएं। और जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, इनकी जो गुरु कहलाती हैं अरुणा राय, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। संदीप पांडे को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और अब रवीश कुमार को भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। तो जितने भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कारधारी हैं, ये सारे के सारे लोग जो है ये परोक्ष रूप से जो है आरएसएस के एजेंडा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये जो है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमको ये पुरस्कारों की राजनीति को और पुरस्कारों के मायाजाल को भी समझना होगा। और ये बात को समझना होगा कि आरएसएस का और साम्राज्यवाद का, क्योंकि ये साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं जो रॉकफेलर ट्रस्ट है और फोर्ड फाउंडेशन है। और भारत और हिंदुत्व का जो प्रचार प्रसार का जो होलसेल ठेका है वो आरएसएस के पास है, ये भी आप जानते हैं। तो भारत का ब्राह्मणवाद और अमेरिका का पूंजीवाद, या आप इसको कह लें इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इन दोनों का गठबंधन हुआ है। और इस गठबंधन के रूप में इसको भविष्य में मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में मीडिया प्रचारित कर रहा है कि मोदी को कोई यदि टक्कर दे सकता है तो वो केजरीवाल दे सकता है, ताकि हमारे जो दलित पिछड़े जो नेता हैं वो पार्श्व में चले जाएं और उनके बारे में मीडिया में कोई चर्चा ना हो। इसलिए पूरी प्रायोजित चर्चा है। इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा। लेकिन आप पार्टी में दलित चेहरे भी हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो क्या वो इन चीज़ों को समझते हैं? और देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। पूरी परिचर्चा के दौरान यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी में और भी दलित चेहरे हैं, क्या इस चीज को समझते हैं? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने पहले अपना मंत्री बनाया हुआ था। जब पहली बार केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो राखी बड़लान को उन्होंने अपना मंत्री बनाया था। वो वाल्मीकि समाज की थी। आपको से मैं पूछना चाहूंगा कि उनसे इस्तीफा किस बात पर लिया गया? राखी बड़लान को हटाया गया। उसके पहले आप ये देखिए कि संदीप वाल्मीकि जो थे वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे। संदीप वाल्मीकि को जो है एक फर्जी सीडी के आधार पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और बाकायदा जबकि बाद में पता चला कि यह पूरी तरीके से डॉक्ट्रिन सीडी थी और ये फर्जी सीडी के आधार पर जिस तरीके से चरित्र हनन किया गया था संदीप वाल्मीकि का, बाद में वो उससे बाइज्जत बरी हुए, लेकिन उनसे जो है उनको पुरानी स्थिति में बहाल नहीं किया गया। ठीक इसके विपरीत यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे मनीष सिसोदिया से किसी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं लिया गया, सत्येंद्र जैन से किसी प्रकार का इस्तीफा नहीं लिया गया। इसके पहले फर्जी मार्कशीट में इनका एक मंत्री भी फंसे हुए थे, चौहान जी, उनसे भी इन्होंने जो है किसी प्रकार का कोई इस्तीफा नहीं लिया, बल्कि उनको बचाने का भी काम किया। तो केजरीवाल की कथनी करने में आपको अंतर दिखाई देगा। यह पूरी तरीके से अभिजात और कुलीन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है और ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एजेंट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। और राजनीति में की शुचिता से, राजनीति की मर्यादा से इसका कोई लेना देना नहीं है।
है। दरअसल ये भारत को आर्थिक रूप से और भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और आरएसएस और अमेरिका के साम्राज्यवाद का ये जो है इन दोनों के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोडक्ट है। इस बात को हमें समझना होगा। अभी जैसे अगर जबलपुर की बात करते हैं तो जैसे अभी दलितों की बात आ रही, तो मुस्लिमों की अगर बात करते हैं अपन, तो जबलपुर में एक आप पार्टी का जब अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे तो आप पार्टी ने मतलब अपना एक मुस्लिम जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट है उसको महापौर के लिए खड़ा किया था, तो जरा सी शिकायत पे मतलब उनने एक्शन ले लिया। अब इससे आप ये देख लीजिए मंगलेश जी, आपने एक स्थानीय उदाहरण दिया कि जबलपुर में महापौर के चुनाव में एक मुस्लिम कैंडिडेट का पहले चयन किया जाता है और बाद में उनके ऊपर कोई एक रईस चपटा नाम का व्यक्ति है जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, और ये बता दिया जाता है कि ये रईस चपटा दरअसल ये रईस वली ही है, और ऐसा कह के जो है बिना उसका इन्वेस्टिगेशन किए, बिना अपने जो है स्थानीय इकाई से या अपनी राज्य इकाई से प्रतिवेदन लिए उन्होंने ये निर्णय दे दिया कि हम अपना कैंडिडेट को सिंबल अलाट नहीं करेंगे, और परोक्ष रूप से जो है दूसरे को बाकोवर दे दिया जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि ये अपने स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं समाज में परिवर्तन करने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए यदि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे यहां पर फैलाने का पूरा मौका मिलेगा, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का पूरा मौका मिलेगा, तो वो किसी गलतफहमी में न रहे, उसके भी बहुत जल्दी पर कतर दिए जाएंगे। क्योंकि केजरीवाल की तानाशाही प्रवृत्ति की वजह से प्रशांत भूषण ने, केजरीवाल की तानाशाही की प्रवृत्ति से योगेंद्र यादव ने, केजरीवाल की तानाशाही प्रवृत्ति से आशुतोष ने, केजरीवाल की तानाशाही प्रवृत्ति से कुमार विश्वास ने, केजरीवाल की तानाशाही प्रवृत्ति से अनेक बुद्धिजीवियों ने जो है आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी छोड़ी है, और आम आदमी पार्टी इस समय वन मैन पार्टी हो गई है जहां पे सुप्रीमो चलता है, और मीडिया जो है बदनाम करेगा दलित नेताओं को है। लेकिन सच्चाई ये देखिए कि यहाँ पे ना इनका पास कोई आर्थिक दृष्टि है, ना कोई आर्थिक विजन है, ना इनके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, सिर्फ विज्ञापन है, सिर्फ एड है, सिर्फ चेहरा है, और सिर्फ चर्चे हैं, पर्चे हैं, खर्चे हैं, और यही केजरीवाल की पहचान है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो मतलब दूसरे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो इसका फर्क पड़ेगा? देखिए आम आदमी पार्टी को दरअसल खड़ा ही इसलिए किया जा रहा है आने वाले राज्यों के चुनाव में, ताकि कांग्रेस को जो है कांग्रेस को उसका नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आए, और 2025 में जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का सपना है उसको साकार किया जा सके। इसके लिए जो है ये एक आप उसको ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की भूमिका में, कैटलिस्ट की भूमिका में केजरीवाल को रखा गया है, और केजरीवाल अपनी इस भूमिका को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मेरे कथन के समर्थन में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मंगलेश जी कि गोवा में आप देखिए, गोवा में आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली, तृणमूल कांग्रेस ने एंट्री ली, तृणमूल कांग्रेस भी आरएसएस का ही प्रोडक्ट है, तो वहां पे देखिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। आप इसके विपरीत आप ये देखिए उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी घुसी तो वहां पे जो है उत्तराखंड में जो है कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 6 महीने पुरानी बात है। तो जहां जहां आम आदमी पार्टी जाएगी वहां वहां निश्चित रूप से वो सेक्युलर फोर्सेस को कमजोर करने का काम करेगी और कम्युनल फोर्सेस को जो है मजबूत करने का काम करेगी। ऐसा पार्टी में भी आरोप लगता है, कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मतलब आप पार्टी में मतलब जो है कि मतलब सही सब मतलब तरीके के लोग नहीं हैं वहाँ पर, मतलब कुछ ना कोई चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी सुनी जाती है और मतलब पढ़े लिखों के या समझदार लोगों को किनारे कर दिया जाता है। तो ये पार्टी को लगता है कि आने वाले समय में इसका कितना फ़ायदा होगा? दरअसल देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इस पार्टी में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या कारण है कि मेधा पाटकर को यह पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या कारण है कि आलोक अग्रवाल को भी इस पार्टी को छोड़ना पड़ा? क्या कारण है कि जेएनयू के कई प्रोफेसर्स को यह पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या कारण है कि आप देखिए कि आनंद कुमार हैं, उन्होंने भी ये पार्टी छोड़ी। तो आप पूर्व जो नौसेना अध्यक्ष थे जनरल विष्णु भागवत, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। तो आप इस बात को समझिएगा मंगलेश जी कि दरअसल केजरीवाल का चरित्र जो है वह तानाशाही वाला चरित्र है। यह व्यक्तिवाद को, अधिनायकवाद को, डिक्टेटरशिप को आत्मसात किया हुआ व्यक्ति है। अपने अलावा यह किसी की सुनता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर यह सोचे कि हम बदलाव करने के लिए आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं तो दरअसल यह धोखा है। और आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों की भावनाओं का दोहन करती है, शोषण करती है। झाड़ू चुनाव चिन्ह के माध्यम से अगर कोई यह समझे कि हम सफाई कामगार के बहुत बड़े हितैषी हैं तो वो किसी गलतफहमी में न रहें। ये पूरी तरीके से पूंजीपतियों का हित सुरक्षित करने वाली पार्टी है। 370 धारा 370 पे ये मौन रही, सीए एनआरसी वाले मुद्दे पे ये मौन रही, दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, दिल्ली के दंगों पे ये मौन रही है। जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे होते हैं वहां पे चुप्पी साध लेती है, और इसकी चुप्पी जो है आरएसएस की चुप्पी के साथ जो है कदम ताल करती हुई दिखती है। यह बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी अच्छे समझते हैं कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो केजरीवाल ने जो चुप्पी साधी है, इससे यह बात साबित हो जाती है कि यह पूरी तरीके से जो है आरएसएस के एजेंडे पर काम करने वाला है और हिंदुत्ववादी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
जैसे अभी बात कर रहे हैं आप पार्टी की बात कर रहे हैं, तो अभी ये केजरीवाल का जो चल रहा है, केजरीवाल जब अपनी स्पीच देते तो बाबा साहेब और उनकी फ़ोटो हर उसमें देखने को मिल जाती। तो क्या ये इनको मतलब बाबा साहेब को मतलब जानना पड़ेगा कि अभी इनमें कमी है जानने की? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप अर्धविराम या अल्पविराम में नहीं मान सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है आपके लिए वोट उगलने वाली मशीन है कि मतलब सिर्फ चुनावी आपको चुनावी लाभ के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आपने इस्तेमाल किया, पंजाब के रविदासिया समाज के लोगों के आपने वोट हासिल किए और वहाँ पे कांग्रेस और बसपा का जो वोट बैंक था वो आम आदमी पार्टी ने हथिया लिया। लेकिन लोग एक समय में बेवकूफ़ बन सकते हैं, आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन बार बार नहीं बना सकते। अब केजरीवाल का जो ढोल की पोल है वो खुल चुकी है, उनको पता है कि इनको बाबा साहब अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं है, सरदार भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह कर्मकांड के और धार्मिक पाखंड के खिलाफ थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है हिंदुत्व के पाखंड के खिलाफ थे और उनकी 22 प्रतिज्ञा इस बात को बखूबी जाहिर करती हैं। चूंकि केजरीवाल जी को बाबा साहब खंड खंड में चाहिए है और जो खंड खंड करते हैं वो दरअसल पाखंड करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को यदि हमें स्वीकार करना होगा तो बाबा साहब के धम्म को भी हमें स्वीकार करना होगा, बाबा साहब के विचारों को भी हमें स्वीकार करना होगा। बाबा साहब की एनिलेशन आप कास्ट यदि आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिसकोट करने का काम दरअसल जिस तरीके से आरएसएस करता है उसी तरीके का काम जो है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है और ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में ये एक्सपोज होने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे केजरीवाल की, तो ये बात सही है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को समझना इतना आसान नहीं है। उनको समझने के लिए उनका जो धम्म है और उनका ज्ञान है उसको ही पढ़ना पड़ेगा, उनको भी जानना पड़ेगा नज़दीक से। सिर्फ फ़ोटो लगाने लेने से पीछे कि भाई हम अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं या उनके विचारों पे चल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। उनको जानने के लिए उनको गहराई से जानना पड़ेगा और उनके लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। या फिर उनके ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोगों को बुला के अपने साथ बैठा लिए, खाना खिला लिया या बाहर से बुला लिए, इससे मतलब दलित वर्ग मतलब विचलित होने वाला नहीं है। क्योंकि दलित वर्ग जो है और ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादी, जो कट्टर अम्बेडकरवादी है, वो बहुत ही समझदार हो गया है, वो समझता है हर चीज़ को और इसीलिए अब दूसरी सरकारों को भी जो है उस ओर ध्यान देना पड़ रहा होगा। इसका उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, अभी सामने भी आ गए हैं ऐसी चीज़ें कि अब अम्बेडकरवादी किसी की लोभ लुभाने वाली बातों पर आने वाला नहीं है। जबलपुर से मंगलेश्वर।